मुंबई छन्नी की तरह होता है कि यहाँ पे डेली ऐसे चीज़ें वो छानता रहता है आपको, तो एंड तक जो टिक जाता है वो टिक जाता है, वरना वो डेली बेसिस पे छानेगा आपको। तो वो आपको पकड़ के रखना है उसको, बस कि नीचे नहीं जाना, क्योंकि रोज़ इतने लोग यहाँ पे आते हैं हर एक सेक्टर में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। मतलब दिस होल सिटी इज वर्कोहॉलिक। उनको उम्मीद होती है कि मतलब अंधा पैसा बरस रहा होगा इसके पास, वो एक बारिश। यार एक्टर तो मतलब उसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो हम अखबारों में पढ़ते आए हैं, जो न्यूज़ में देखा है, हमने 100-500 करोड़ से नीचे वर्ड ही नहीं सुना कोई। पढ़ा ही नहीं। इंडस्ट्री का मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ लाख हज़ार कौन बोलता है इधर, जबकि सच्चाई वही है। 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिम्नास्टिक्स करते हुए। मेरे दोनों घुटने दोनों एंकल टूटे, बेड पे था 5 महीने के लिए मेरठ में। तब तक मुझे बॉम्बे में हो गए थे 3 साल के आसपास हो गए थे। तब तक मैं एडी कर चुका था, कास्टिंग कर चुका था, प्रोडक्शन जॉब कर ली थी 1 साल कॉर्पोरेट में। इतना टाइम हो गया और अब पैर भी टूट गए, और अब उतना टाइम नहीं है कि रिकवरी करके फिर 1-2 साल दूँ चीज़ों को। 1 महीने के लिए वापस जा रहा हूँ बॉम्बे, और मेरा वहाँ रेंटल ख़त्म होगा जैसे ही मैं वापस आ जाऊँगा, और फिर 10-15 साल कुछ भी काम करके बिजनेस करके पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर 35-40 साल का होगी, फिर वापस जाऊँगा। चक्रव्यूह मेरे पहले शो, जब वो शो खत्म हुआ था तो मेरे पास ट्विटर पे किसी का मैसेज आया कि वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। मैंने रिप्लाई किया अच्छे से सब कुछ, तो उनके लगातार 2-4 बार मैसेज आया मेरे पास। तो उनका न्यू बॉर्न बेबी था, उसका नाम उन्होंने अधिराज रखा था मेरे कैरेक्टर पे। हाँ, तो मैं मतलब समझ नहीं आया था मैं कैसे रिस्पॉन्स दूँ। तो हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी है, उन्होंने टीवी किया है, ओटीटी किया है, फिल्म्स किए हैं, म्यूजिक वीडियो किया है, करीब करीब बतौर एक्टर जितने भी एरियाज या सेक्टर छान सकते हैं वो सब करके बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो भूख है अच्छे काम की और कुछ करने की, वो शायद बाकी है। जानते हैं क्या कुछ अभी और उनकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ वो करना चाहते हैं और क्या कुछ उन्होंने किया है। मेरे साथ हैं अंकित, स्वागत है। थैंक यू सो मच अविनाश। मैंने जैसे अभी हम लोग ना इंटरव्यू शुरू होने से पहले बात कर रहे थे वाइब की, कैमरास की। बताइए ना, जैसे कितना बदला है काम का प्रोसेस। हम लोग कैमरास की लेके बात कर रहे थे ना, पहले बड़े कैमरास होते थे, अभी छोटा छोटा सब कॉम्पैक्ट हो गया है। जी। और मैंने तो फिर भी बहुत कम ट्रांजिशन देखा है। जो लोग मैं समझता हूँ कि 20-30-40 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना ट्रांजिशन देखा होगा, भले ही साउंड में हो, कैमरास में हो। कितना ज़्यादा इक्विपमेंट पहले यूज़ होता था, कोई कुछ रोल करने से पहले भी डबिंग किस हिसाब से होती थी, कैमरा में आवाज़ कितनी आती थी, रील्स पूरे चलते थे। करेक्ट। तो रील्स चेंज करना, उनको बार बार लेके आना, देने जाना उसको प्रोसेस होने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, मुझे लगता है कि सब कुछ ही बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। स्क्रीन्स भी कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, कैमरास छोड़। करेक्ट। कैमरा तो हम बात कर ही रहे हैं, 70 mm था, फिर लैपटॉप, फिर पैड, फिर फोन, और फोन पे भी अभी वर्टिकल और छोटी स्क्रीन हो गई है। स्प्लिट स्क्रीन पे 2-2 चीजें एक साथ चलती रहती हैं। तो सेट पे तो ऑब्वियसली वो वाइब में बहुत डिफरेंस आया, क्योंकि जब आप बड़ा कैमरा देखते हो सामने, तो जो बचपन से आपने देखा होता है ना कि सेट पे कैमरा फेस करना है, तो वो मजा तभी आता है। अभी फोन पे भी शूट हो जाता है, या छोटे कैमरास पे लेंसेज वही होंगे, बहुत बेहतरीन क्वालिटी देंगे, बट वही वाइब वाली बात होती है, वाइब वो नहीं आती जो पहले आती थी। आई एग्री, आई टोटली एग्री। मुझे ये बताइए, मेरठ से हो आप जी। मेरठ से मुंबई का सफर क्या मुश्किल रहा? मुंबई आना या मुंबई आके जमे रहना? जमे रहना तो मुझे लगता है हमेशा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि किसी ने बहुत पहले बोला था मुझे, कोई सीनियर थे कॉलेज में, कि मुंबई छन्नी की तरह होता है कि यहाँ पे डेली ऐसे चीज़ें वो छानता रहता है आपको, तो एंड तक जो टिक जाता है वो टिक जाता है, वरना वो डेली बेसिस पे छानेगा आपको। तो वो आपको पकड़ के रखना है उसको, बस कि नीचे नहीं जाना, क्योंकि रोज़ इतने लोग यहाँ पे आते हैं हर एक सेक्टर में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। मतलब दिस होल सिटी इज़ वर्कोहॉलिक। या तो आप काम के नशे में हो, या आप यहाँ नहीं टिक सकते। आपको हर वक्त काम के बारे में ही सोचना है, वरना इट्स नॉट फॉर द लेजी पीपल। दिस इज़ व्हाट आई फील मुंबई का। तो मेरठ क्या है कि अपना बाकी जैसा पूरा अपना देश है, सुकून से तसल्ली से काम करते हैं, आराम से काम करते हैं कि ठीक है। वहाँ का एक दिन लगता है कि आज सुबह दोपहर शाम रात चारों पहर समझ आते हैं। यहाँ सुबह से रात कब हो गई नहीं पता लगता, 1 सेकंड में पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो जिस वजह से मेरे यहाँ पे आए हुए में 12 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। ये 12 साल मुझे याद नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि मैं अभी तो आया हूँ। मुझे हर रोज़ ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी तो आया हूँ। तो यहाँ आकर टाइम बहुत तेज़ निकलता है।
मैं घर जाता हूँ भले ही 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लेकिन लिए, ऐसा 5 लगता दिन है के लिए। बहुत टाइम है वहां पे जब जाते हो। हाँ कि बहुत टाइम है यार, कि वहां पे दिवाली और होली के बीच लगता है कि पूरा टाइम बचा हुआ है। यहाँ तो अभी होली आई, कल दिवाली आ जाएगी, बीच में करेक्ट। गणपति, नवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर, अगला साल, बिल्कुल ऐसा तेजी से निकलता है इधर। तो वो मेजर डिफरेंस है। तो मुश्किल तो नहीं कहूँगा, पर आपको ना अपने दिमाग को सेट करना होता है कि यहाँ पे टिकने के लिए क्या ज़रूरी है। ज़रूरी है अपना फोकस मेंटेन रखना। फोकस मेंटेन रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना बहुत शोर है डिस्ट्रैक्शन के लिए तो, और परेशान होने के लिए और वापस जाने के लिए 100 कंफर्ट के रीज़न है घर पे। घर हमेशा वापस बुलाता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि किसी को घर वापस ना बुलाए। अगर किसी का बॉम्बे से बाहर घर है, एक ना एक रीज़न आपको डेली मिल जाएगा कि यार वहाँ जाके आराम से रह सकता हूँ ना। पर वहाँ पे ये मज़ा नहीं है जो काम का मज़ा यहाँ पे है। ये मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में जितना भी मैं घूमा हूँ, जितना भी मेरी नॉलेज में है, मुंबई में काम करने का जो तरीका है, जो एथिक्स है यहाँ पे लोगों के, और जो मेहनत में लगे रहने का जो मज़ा है, वो सिर्फ यहीं पे है। तो आई थिंक वो एडिक्शन जिसको है उसके लिए टिकना आसान हो जाता है। और इन सारी बातों से आई थिंक वो लोग शब्द कनेक्ट कर पाएंगे जो मुंबई में हैं। क्योंकि मेरे साथ भी, जब मैं मुंबई नहीं था, शायद जब आप भी मुंबई नहीं रहे होगे, तो लगता था माया नगरी है, वहाँ दिन रात पता नहीं लगता, बट वो समझ नहीं आता था। बट जब यहाँ रह रहे हैं, जैसे हमने बोला ना, 1 सेकंड में सुबह से शाम हो जाती है, तो वो आई थिंक बहुत फैक्चुअल चीजें हैं जो सिर्फ यहीं के लोग समझ सकते हैं। नहीं समझ पाएगा। अब अगर जैसे मैं घर गया हूँ कि सपोज एक बैंक का काम करना है यार, तो सुबह से उठ कर ना उस बैंक के काम की प्लानिंग शुरू हो जाएगी 2 दिन पहले से, कि परसों बैंक जाना है, वो काम करना है, तो उसकी तैयारियां, सुबह बैंक जाके काम करके वापस आके सो जाना कि आज बहुत काम है, आज मैं बैंक गया था, और फिर कल उसके बारे में बात करना, वहाँ पे क्या क्या हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे हम सुबह से रात तक 25 काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता हो गए। करेक्ट। कि वो काम लगते ही नहीं है कि ये तो इसमें क्यों इतना ध्यान दे रहे हो यार, जबकि वहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़े लेते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटे मज़े भी नहीं ले पाते हैं। एक्टर बनने के बाद भी सारे काम करते हो? बैंक जाना, सब्जी लाना, खाना बनाना, आस पड़ोस से मिलना, ये सब होता है? कुछ मतलब मैं इसको कम्प्लीटली एक नॉर्मल प्रोफेशन की तरह ट्रीट करता हूँ हमेशा से। मेरे दिमाग में यही है कि जैसे सारे काम बराबर होते हैं मेरे लिए। मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता जहाँ पे लोग प्रोफेशन से इंसानों को डिफरेंशिएट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है। तो एज ह्यूमंस हम सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और उसी चीज़ की रिस्पेक्ट है। अब मैं एक्टर हूँ तो वो इतना ही है जितना कि मेरा भाई बिजनेस संभालता है, या मेरा कोई भाई जॉब करता है, या मेरा कोई भाई आर्मी में है, या मेरा कोई दोस्त कुछ और काम करता है। तो सब बराबर ही हैं। आप एंकर हैं, आप कैमरा संभाल, तो हम सबका एक एक काम है, तो हम एक ही चीज़ है। तो इसमें कुछ बाकी काम करने का डिफरेंस क्यों आता है मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, बट बतौर दर्शक लोगों से ना बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक्टर हो, है ना, अब लोग वो फेम देखते हैं, अरे ये तो एक्टर है, ये तो इस फिल्म में है, ये तो इस शो में काम कर रहा है, फैन फॉलोइंग है। हो सकता है आम जगह पे जाओ, लोग मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, बहुत बार फैन मोमेंट्स अजीबोगरीब भी हो जाते हैं। दूसरा, जो आसपास के लोग हैं, जैसे मेरे को याद है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं ना, एक्टर होने का नुकसान ये होता है ना, आपको नॉर्मल चीजें भी महंगी बेची जाती हैं। जो बाई फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोगों के अगर 10,000 में काम कर रही है, आपके पास आएगी, उसके रेट बढ़ जाएंगे, सब्जी आपको महंगी मिलेगी, वो जो भी सर्विसेज, हर कोई चाहेगा कि आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाले। फेस करते हो? ये होता है, डेफिनेटली होता है। उनको उम्मीद होती है कि मतलब अंधा पैसा बरस रहा होगा इसके पास, वो एक बारिश। यार एक्टर तो मतलब उसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी, जो हम अखबारों में पढ़ते आए हैं, जो न्यूज़ में देखा है, हमने 100-500 करोड़ से नीचे वर्ड ही नहीं सुना, कोई पढ़ा ही नहीं। इंडस्ट्री का मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, लाख, हजार कौन बोलता है इधर, जबकि सच्चाई वही है। 1000-500 करोड़ 2-4 जगह पे होंगे, बट इंडस्ट्री चलती 1000 लाख पे ही है। तो ये बात जनता को नहीं पता होती। तो उनकी उम्मीद ऐसी होती है कि यार अगर इंडस्ट्री में काम करता है तो बरस रहा है भाई, अंधा पैसा है, अंधा पैसा है। पहला शादी में भी जा रहे हो तो होता है कितने निकालेगा जेब से। अच्छा, गिफ्ट क्या सोच समझ के देते हो? मैं नहीं सोचता कुछ भी। मैं गिफ्ट देने में बहुत बेकार हूँ। मैं सीधा पूछ लेता हूँ, भाई क्या चाहिए मुझे बता दो। तो हर लड़के की दिल की बात कह दी आपने। नहीं सोचा जाता, नहीं समझ आता है। हाँ, तो इससे अच्छा है कि किसी को जरूरत हो ना, वो दे दो। मैंने घर पे बोला हुआ है रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे गिफ्ट मत दो, मुझे कैश, जितना तुमने सोचा ना, जो बजट है, मुझे कैश पेटीएम कर दे, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिंपल रखो ना चीजें। तुम्हें स्पेंड करना है, मुझे पैसे दे दो यार। क्या करूँगा गिफ्ट का? पॉइंट, जो जरूरत है वो ले लूंगा। तो शॉपिंग का भी मेरा ऐसा ही है, जब तक चीज की जरूरत नहीं होती मैं नहीं खरीदता। टी शर्ट चाहिए तो मैं वही टी शर्ट जाके ले आऊंगा। सब लड़के ऐसे होते हैं, सोचूं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं होती।
मतलब एक गाड़ी का सपना था, उसी गाड़ी पे फोकस रखा, वो ले ली। कौन सी? ईसुजू ओके। डी मैक्स पिकअप ट्रक है। तो वो भी सॉर्टेड सी चीज़ थी कि मुझे 4 ऑप्शन रखने नहीं है लाइफ में। सेम कपड़ों का होता है, सेम खाने का होता है, सुबह ये खाता हूँ, दोपहर को ये खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, सिंपल लाइफ, कुछ नहीं। पहले शो की सैलरी कितनी थी और पहला शो मिला कैसे? कुछ किस्सा पहला कहानी शो है या हो गया? खतरनाक। वो भी लीड है क्योंकि जी जी जी, तो वो easy नहीं अपने होता। आप में एक किस्सा है वो भी। हाँ। 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिमनास्टिक्स करते हुए। मेरे दोनों घुटने, दोनों एंकल टूट गए। ओके। और मैं बेड पे था 5 महीने के लिए मेरठ में। तब तक मुझे बॉम्बे में हो गए थे और 3 साल के आसपास हो गए थे। तब तक मैं एडी कर चुका था, कास्टिंग कर चुका था, प्रोडक्शन, जॉब कर ली थी 1 साल कॉर्पोरेट में। तो तब एक ऐसा टाइम बन गया था कि अब शायद वापस जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि इतना टाइम हो गया और अब पैर भी टूट गए और अब उतना टाइम नहीं है कि रिकवरी करके फिर 1-2 साल दूँ चीज़ों को। तो फेब में मैंने घर पे बोला कि मैं 1 महीने के लिए वापस जा रहा हूँ बॉम्बे, और मेरा वहाँ रेंटल ख़त्म होगा जैसे ही मैं वापस आ जाऊँगा, और फिर 10-15 साल कुछ भी काम करके, बिजनेस करके पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर 35-40 साल का होगी, फिर वापस जाऊँगा। तो ये दिमाग में बन गया था प्लान। इधर आया मार्च में और एक फ्रेंड को कॉल किया कि भाई कोई भी ऑडिशन चल रहा हो मुझे बता दे, किसी भी तरह का, मुझे खाली कैमरा फेस करना है। मैं 5 महीने से बेड पे पड़ा हुआ हूँ और भयंकर डिप्रेशन, ये वो दुनिया भर की नेगेटिविटी। मैं गया ऑडिशन देने और पता भी नहीं था किस चीज़ का था। 5 लाइनें थी, जैकेट पहनी, ऑडिशन दिया। रात को कॉल आया कि भाई यू बीन सिलेक्टेड, स्टार प्लस का शो था, चल गया। तो ऐसे नहीं किया। उससे पहले मैंने एक्टिंग में कोई काम नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं। फीस कितनी थी? सैलरी क्या थी? फीस उन्होंने अच्छी दी थी मुझे, जितना मैं टैलेंटेड था उस वक्त और जितना मैं डिजर्व करता था उसके हिसाब से ठीक 18,000 पर डे दिया था मुझे। ठीक है। जबकि मुझे पता है कि मार्केट में उतना नहीं मिलता पहले काम के लिए। तो एक रिस्पेक्ट रखी उन्होंने एज एन एक्टर। उम्मीदें बढ़ा दी मेरी इंडस्ट्री से कि यार ये तो ठीक ठाक पैसा पैसा बरस रहा है। पैसा बरसता है। और उससे पहले मैंने कोई कभी सीन भी परफॉर्म नहीं किया था कैमरा के सामने, 2-3 एड्स किए थे बस। तो मैं तो कंप्लीट फ्रेशर था, और एक इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट के साथ आपको कास्ट कर लेना, एक इतना बड़ा शो दे देना, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर मेकर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यार चांस दे रहे हैं ना तो पैसा मत मांग। उन्होंने चांस भी दिया और पैसा भी मांगा, दिया। चांस और पैसा दोनों दिया। तो वो मेरी किस्मत थी। आई वाज लकी दैट वे कि एक स्टैंडर्ड सेट हुआ मेरी लाइफ में कि यार यहाँ से शुरुआत हुई है तो अब इसके ऊपर ही जाना है। करेक्ट। सो दैट वे आई गॉट वेरी लकी। आपने फ़ायदा उठाना वर्ड यूज़ किया और मेरे जहन में एकदम से चमके राजीव खंडेलवाल। जी। मैंने राजीव से बात करी थी और कुछ बातों में टॉपिक निकला कास्टिंग काउच। वो बोले अविनाश ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्ट्रेसेस को झेलना पड़ता है, एक्टर्स के साथ भी होता है, मेल एक्टर्स के साथ भी होता है। बताइए। और ये पहले दिन से शुरू हो जाता है, जब आपके दिमाग में एक थॉट भी आता है ना एक्टर या मॉडल बनने का, और ये खबर फैल जाती है मार्केट में, तो जो क्या बोलते हैं स्कैवेंजर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि जो बस ऐसे ताक रहे होते हैं कि कौन वल्नरेबल लोग आ रहे हैं नए, उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, क्या क्या उनको समझाया जाए कि इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसे नहीं पहुंचा, वैसे नहीं पहुंचा। वहाँ पर ऐसे बहुत लोग मिलते हैं और ज़्यादातर वही मिलते हैं इनिशियली। तब तक जब तक आपका कुछ काम शुरू नहीं हो जाता या फिर आप कुछ सीख नहीं लेते हो लाइफ से इधर उधर जाके कि भाई यार ये चीज़, जितना आप इस तरह के सर्कल में जाओगे उतना आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो दिल्ली में भी बहुत गंदगी फेस की, बहुत इस तरह के लोगों से मिला, बॉम्बे में भी। बट वही, क्योंकि एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी है शुरू से, MBA ख़त्म किया मैंने अपना पहले, उसके बाद यहाँ पर आया, तो उस वजह से मेरी कोई कुछ खास डिपेंडेंसी नहीं थी लोगों पर कि यार मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ किसी चीज़ के लिए। तो कुछ मुझे ऐसे होता है ना कि ललचाने वाली चीज़ कोई नहीं थी मेरे लिए कि यार ये करूँगा, ऐसे करूँगा, या फिर बातों में आ जाऊँ किसी की, समझ थी थोड़ी बहुत। तो मैं जॉब करता था तो मेरे एक इनकम थी स्टेबल, एक घर से एक सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट था। और ये चेंज मैंने देखा जब मेरा एक्टिंग का काम शुरू हो गया, ये सब लोग गायब हो गए, क्योंकि उसके बाद उनमें वो हिम्मत नहीं होती शायद जाकर कुछ ऐसी चीज़ इस तरह से अप्रोच करने की, क्योंकि उनको पता है कि यार इसको पता है कि सही रास्ते भी होते हैं, वो सही रास्ते से वहाँ पहुँचा है तो इसको पता है कि ये रास्ता है नहीं, तो उससे दूर रहो। तो बताओ कि कैसे क्या ललचाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बहकाते हैं, ताकि जो नए लोग हैं
वो समझ सके कि अच्छा ऐसे भी घुमा के काम किया जा सकता है क्या, या ऐसे भी फंसाया जाता है? एग्जाम्पल्स देते हैं वो लोग। किसी भी रैंडम एक्टर का एग्जाम्पल उठा लेंगे, वो जो स्टार्स का एग्जाम्पल उठा लेंगे और उनको जोड़ेंगे अलग अलग लोगों के साथ कि इट्स नॉट इजी टू गो देयर, कौन संभालेगा तुम्हें। आपको किस किस के नाम दिए गए थे? या मुझे उस वक्त के जो टॉप मॉडल्स थे दिल्ली में उनके नाम दिए गए थे, 12 13 14 साल हो गए इस वक्त तो, कि ये जो भी इस मैगजीन के फ्रंट पेज पे ये ऐसे ही नहीं है, या फिर ये जो इस रैंप पे पहुंचा ऐसे ही नहीं पहुंचा है, या फिर ये जो अभी एक्टर बन गए हैं ये पहले दिल्ली में थे, मॉडल्स थे। तो एज किड्स यू टेंड टू बिलीव दैट कि आप 17 18 19 साल के होते हो, फिर आप ना उन बातों में यकीन कर लेते हो, फिर आप सबको उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हो कि यार शिट यार बहुत गंदगी है। करेक्ट। कोई बात ही नहीं करता कि यार कोई क्राफ्ट पे काम कर लो, स्किल पे काम कर लो, ऑडिशंस दे लो, थोड़ा 2 4 साल दो अपने आप को, जल्दबाजी मत मचाओ, 10 साल भी दो, 20 साल भी दो, मतलब जा रहे हो तो हमेशा के लिए जाओ वरना मत जाओ, कभी ना कभी हो जाएगा। क्योंकि उनको भी पता है एक बार ये हाथ से निकल गया दोबारा नहीं आएगा, तो उनकी अप्रोच भी बहुत खतरनाक होती है। तो ये लोग बहुत चालाक होते हैं, और जो भी नए लोग आएंगे मैं उनको यही बोलूँगा, यार कोई आपसे पैसे मांग ले कि हमें पैसे दो हम काम दिलाएंगे, या कोई लोगों के एग्जाम्पल देकर बोले, डोंट बिलीव एनीवन। एक ही रास्ता है भाई, मेहनत करो और बहुत टाइम दो यहाँ पर, जितना दे सकते हो उतना, कोई रास्ता है नहीं। इतना काम करने के बाद भी आज भी ऑडिशन देना, ये सब चीज़ें होती हैं? जी, बिल्कुल। ये कैसे प्रोसेस कितना बदला है चीज़ों का, लोगों को आपको अप्रोच करने का तरीका? मेरे ख्याल से चीज़ें डिजिटल होने से, सोशल मीडिया आने से और कॉर्पोरेटाइजेशन होने से बहुत फ़र्क पड़ गया है कि चीज़ों में ना हायरार्की आ गई है। एवरीबडी इज़ आंसरेबल टू समवन। क्या होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट, आपकी कोई शॉप है तो आप मालिक हो गए वहाँ के, आपके रूल्स चलेंगे, तो आपको जिसको जैसे बिहेव करना है आप कर सकते हो, बाहर निकल अंदर आ। अभी जिसकी दुकान है वो भी किसी को आंसरेबल है, तो उनको भी शांत रहना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी हायरार्की है, इतनी लेयर्स हैं कि चीज़ें बहुत ट्रैक पर आ गई हैं काफ़ी हद तक। मुझे पता नहीं 90s में क्या था, 2000 में क्या था, पर इन 10 सालों में ये चेंज मैंने देखा है, स्पेशली OTT आने से। क्योंकि OTT आने से आप डायरेक्ट फाइनेंसर के अंडर नहीं हो, आप एक चैनल के अंडर हो। तो फाइनेंसर है तो उसका पैसा है, फिर वो उसका राज है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, हटाओ उसको। अभी वो नहीं होता, चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। एवरीबडी इज बाउंड टू सम कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत तरीके से और डिसिप्लिन से काम होता है। तो ऑडिशंस का आप पूछ रहे थे, तो वही है, ऑडिशन तक बात पहुंचने से पहले बहुत लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। कि मैं भी एक ऑडिशन दूंगा जाकर, एक कास्टिंग डायरेक्टर को दूंगा, वो ऑडिशन पहुंचेगा डायरेक्टर के पास, उनके असिस्टेंट्स के पास, प्रोड्यूसर के पास, उनके असिस्टेंट्स के पास, फिर शायद चैनल के पास, चैनल के भी ऊपर जो क्रिएटिव लोग होंगे, फाइनल मतलब बहुत बड़ी लेयर हो जाती है। सो यू अब जैसे बोलते थे ना कि यार इससे जुगाड़ बना ले, काम करा देगा, अब नहीं चलता वो, काफ़ी हद तक नहीं चलता। होता होगा डेफिनेटली, पर मोस्टली नहीं होता है मोस्टली। मैंने खुद ऐसे ऑडिशंस दिए हैं जहाँ पे बहुत नामचीन लोग आए हैं जिनका नहीं हुआ है, और जो बिल्कुल नया लड़का है उसका हो गया है, सिर्फ ऑडिशन से काम हो गया है। तो मैंने कास्टिंग की, वहाँ पर भी देखा है कि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है। आपके काम की एक खूबसूरत चीज़ ये है कि आपने अलग अलग मोड्स में काम किया है ना? मुझे ये समझाइए, एज एन एक्टर मोड के हिसाब से चीज़ें कितनी बदलती हैं? जैसे कुछ एक्टर्स हैं जो टीवी से फिल्मों में गए, उन्होंने नाम बनाया, उनसे जब बात होती है बोलते हैं अविनाश टीवी का प्रोसेस बहुत अलग है, आपको बहुत रगड़ते हैं, आपका पेमेंट बहुत रुकता है, आपको वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने बोले। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीवी का, फिर वेब सीरीज या म्यूजिक वीडियो, देन फिल्म? मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये रही है कि मैंने हमेशा से ना दोनों चीज़ें आंकी हैं अपने बारे में, कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना पानी में हूँ, ये दोनों मैं जानता हूँ अपने बारे में। तो टीवी को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली, क्योंकि ना ही मैं किसी फिल्म स्कूल से हूँ, ना ही मैंने थिएटर किया। मुझे मेरा पहला काम मिला, और ऑन फील्ड डिलीवर करना और साथ साथ सीखना, मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। मुझे परफॉर्म भी करना था और मैं सीख भी रहा था। तो मैंने हर सीन को, हर दिन को, भले ही वो 20 घंटे की शिफ्ट हो, भले ही वो दिन में 25 सीन हो, भले ही वो 10 दिन लगातार सेट पे रहना हो, मैंने हर एक सीन को
जान लगाकर काम किया है टीवी में, जिस वजह से मेरा एक होता है ना कि बॉडी आपकी मसल मेमोरी में आ जाती है एक्टिंग। और ये ज़्यादातर टीवी में हो जाता है कि आप एक ही चीज़ करते करते समझ जाते हो। पर मैंने ये ठान लिया था कि मैं एक ही चीज़ तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये देख लिया चारों तरफ कि सब लोग यार रिपीट किए जा रहे हैं डेली, उनको पता है आके अपना 4 सीन करना है, घर चले जाना है। मैं उस थॉट को दिमाग में बिठा लिया था कि यार मैं ये तो नहीं करूँगा, मैं डेली काम करूँगा, इतना ही काम करूँगा और हर बार कुछ नया करने की कोशिश तो करूँगा ही करूँगा। एटलीस्ट आई ट्राई, क्योंकि यही सिखाएगा मुझे, कोई और सिखाने वाला है नहीं। खुद को रोज़ देखा है मैंने टीवी पे, मैंने अपने हर एक एपिसोड देखे हैं, अपने आप को एनालाइज किया है और हमेशा एज अ थर्ड पर्सन देखा है अपने आप को, क्योंकि ना ही मैं मम्मी की बात मानूंगा, वो तो बुरा बोलेंगे नहीं, ना ही मैं दोस्त की बात मानूंगा, वो झूठ बोलेगा नहीं कि मस्ती मजाक में निकाल देगा चीज़ें। तो सच बोलेगा कौन? कोई भी नहीं। ऑडियंस को सब पसंद आता है, अगर उनको स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब कैरेक्टर अच्छे हैं उनके लिए। जो मैं समझना सीखना चाहता हूँ परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी क्राफ्ट को लेकर, वो मुझसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा अपने आप को कि नहीं यार ये ठीक नहीं था। नहीं था तो मान ले नहीं था, अगली बार कोशिश कर कि ऐसा ना हो। तो वो होते होते मैंने तकरीबन 800-900 एपिसोड किए हैं टीवी में टोटल मिला के अभी तक। तो विच इज़ अ ह्यूज लर्निंग फॉर एनी एक्टर कि अगर आप इतने एपिसोड्स तक कैमरा फेस कर रहे हो डेली 12-15 घंटे, और आपने ठाना हुआ है कि मुझे ये मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बादशाह नहीं हूँ, मैं यहाँ सीखने के लिए कर रहा हूँ चीज़ें भाई, कि मैं यहाँ ओन नहीं करता हूँ कि मैं तो जो करूँगा वो सही है, नहीं। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा लाइफ में, सारा फ़र्क उस चीज़ का पड़ा है, उस अप्रोच से खाली। वरना इट्स वेरी इजी टू फॉल फॉर इट कि मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी, मुझे पता है यार मैं रीड करूँगा, याद हो जाएगी, 2 मिनट में बोलूँगा, घर चला जाऊँगा, एज सिंपल एज दैट। पर उसी स्क्रिप्ट को सीरियसली लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इतनी नॉन कन्विंसिंग बात होगी वो कि यार ये क्या लिखा हुआ है, पर मैं उसको भी तरीके से अगर करने की कोशिश करूँगा तो फिर जब तरीके की चीज़ लिख कर आएगी वो मुझे आसान लगेगी करने में। जो मुझे डिफरेंस फील हुआ वेब करते हुए, फिल्में करते हुए, कि यार अब कोई सेंसिबल प्रैक्टिकल सी चीज़ लिख कर आई है, ये तो कन्विक्शन वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कन्विक्शन ऐड करना ही नहीं है मुझे, ये जैसा लिखा है वैसे ही बोल दूँ बहुत है। वहाँ पे कन्विक्शन वाली बात नहीं लिखी हुई, उसमें कन्विक्शन डाल के बोलूँगा, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट वही लर्निंग थी टीवी से जो हुई। तो मैं तो टीवी को ग्रैंड मास्टर मानता हूँ, हर टेक्नीशियन को टीवी करना चाहिए, हर एक टेक्नीशियन को। इट्स एन आर्मी ड्रिल फॉर एवरीवन, बहुत ज़रूरी है। आई हैव टू अपलॉड यू फॉर वन थिंग। मैं अगर उदाहरण के, अगर मैंने 100 लोगों से आज तक बात की है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो शायद उसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग रहे हैं जो अपना काम देखते हैं, वरना अधिकतर यही बोलते हैं कि मैंने अपना दिया, डायरेक्टर को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो दोबारा दे दिया। आपने बोला मैं खुद को एज अ थर्ड पर्सन देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ अपने काम को। एक ऐसा काम जो आपको लगता है आपका अभी तक का बेस्ट हो, और एक ऐसा काम जो आपको लगता है नहीं यार मैं और बेटर कर सकता था, या गंदा था, जो भी वर्ड आप चूज करना चाहें, जैसे भी उसको देखते हो। मुझे पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल अपना काम देख के आई थी बेहद 2 करते हुए, एक शो किया था सोनी के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर इन एनी शो। तो मैंने वो देखा ना, मुझे पहली बार चेहरे पे स्माइल आई थी कि अच्छा फील हुआ खुद को देखकर, बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि यार अगर मुझे अच्छा लग रहा है ना तो लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और उस कैरेक्टर को बहुत प्यार मिला, प्यार पहले भी मिला सब कैरेक्टर्स को, बट एज एन एक्टर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, नया शेड मिल गया, एक नया शेड मिल गया, और समझ में आया उनको कि यार ये कर सकता है चीज़ें। तो वहाँ से मुझे एक अच्छा पुश मिल गया था चीज़ें करने के लिए। तो बेस्ट काम तो पता नहीं, नहीं सच में नहीं पता, पर हाँ इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ हर काम के साथ, ये पक्का है कि यार जो लास्ट टाइम किया था उससे ज़्यादा अंदर से होना चाहिए, उससे ज़्यादा अंदर से होना चाहिए, इतना पक्का है। और ग्रे शेड पोर्ट्रे करना इजी है? मेंटली उस चीज़ को घर लाते हो, या कट हुआ कैरेक्टर खत्म भाई अपन जा रहे हैं घर? ग्रे शेड में तो मैं रहता हूँ लाइफ में, तो अच्छा तो ज़्यादा मज़ा आता है करने में, हाँ। कि कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर। और मुझे लगता है 90% लोग हम सब ग्रे शेड में रहते हैं, बस कोई मानता नहीं है, सबके दिमाग 24 घंटे चल रहे होते हैं, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, सबको पहले से पता होता है। सबको पता होता है कि अभी ये 4 लोग आएंगे, ये ऐसे बात करेंगे, इनको ऐसे ग्रीट करना है, ऐसे होना है। तो ये सब ग्रे शेड ही होता है। मैं सच नहीं बोल सकता मेरा मन नहीं है मिलने का, जाओ यार यहाँ से, नहीं बोल सकता। या मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा बहुत मन है यार, प्लीज़ मिलने आओ, सब काम छोड़ के आओ, ये भी नहीं कर सकता। मुझे एक ग्रे में ही रहना पड़ेगा,
तो उसको आपको परफॉर्म करने को मिल जाएगा तो उससे अच्छा क्या है। मजा ही। अब तो मैं सच बोलूँगा, खुल के हाँ। खेलूंगा, जो भी है यही है। सो प्लेइंग एनी ग्रे शेड और नेगेटिव कैरेक्टर इज द बेस्ट थिंग टू डू। पॉजिटिव तो बन के रहते ही हो लाइफ में, सभी बन के रहते हैं। मुझे फैन मूवमेंट बताइए कोई, जैसे अभी भी बात हुई थी ना कि जी। बहुत बार कुछ अजीबो गरीब भी हो जाता है, अच्छा भी रहता है, जी, जी। कुछ याद आ रहा है? चक्रव्यूह मेरे पहले शो, जब वो शो खत्म हुआ था तो मेरे पास ट्विटर पे किसी का मैसेज आया कि वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, ये तो मैंने रिप्लाई किया अच्छे से सब कुछ। तो उनके लगातार 2-4 बार मैसेज आए मेरे पास। तो मैंने बात की कि नॉर्मली बात की उनसे, कैसे हैं आप वो सब करके। तो उन्होंने कहा मैं गोरेगांव में रहता हूँ और मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। नंबर दिया उन्होंने, तो मैंने कहा मुझे व्हाट्सएप करो। तो उनका न्यू बॉर्न बेबी था, उसका नाम उन्होंने अधिराज रखा था मेरे कैरेक्टर पे। हाँ। तो मैं मतलब समझ नहीं आया था मैं कैसे रिस्पॉन्स दूँ। तो उसका फर्स्ट बर्थडे था। हाँ। और वो मुझसे कोशिश कर रहे थे 1 साल से बात मिलने के लिए। तो वो मुझे बर्थडे पे इनवाइट करना चाहते थे। मैं गया घर पे उनके, अधिराज से मिला और उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बच्चे के। तो वो पेरेंट्स ना वो हमारा शो देखते थे हॉस्पिटल में जब वो पैदा होने वाला था। तो उस बच्चे की मॉम ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर ये ऐसा बने, अधिराज जैसा। मैं बहुत उस दिन रोया था गाड़ी में बैठ के कि मतलब डज एनी ह्यूमन इवन डिजर्व दिस। मतलब मैं क्या किया, मैंने अपना काम किया, जाके जो लिखा है मैं अपना काम करके आ रहा हूँ, मैं अपनी उसमें घुसा हुआ हूँ दुनिया में, क्या होगा, अप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, एक्टिंग, ये पैसा, बॉम्बे। बट वहीं किसी के लिए कैरेक्टर किसी की इतना इम्पैक्ट उस है। बच्चे की लाइफ, उसकी आइडेंटिटी बन गई है वो नाम। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था मेरे लिए कि हम जो काम करते हैं एज आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, जो बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट का काम दुनिया पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ता है, तो एटलीस्ट उस बच्चे की लाइफ में उस एक नाम उसका आइडेंटिटी बनने वाला है। उसका रीज़न वो कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया, जिसमें आई वॉजंट इवन श्योर इफ आई एम डूइंग वेल और नॉट। मेरा पहला काम था। तो ये एक बहुत ही हिला देने वाला मोमेंट था मेरे लिए। और कुछ ऐसे क्रेजी टाइप्स कुछ और, ये तो बहुत आते प्यारा हैं है। बच्चे, आते रहते हैं, मतलब जो बहुत मानते हैं, सच्चाई मान लेते हैं सीरियल्स को। हाँ। पहुंच जाते हैं सेट पे कभी कभी पॉकेट मनी इकट्ठी करके कि मैं कोलकाता से आ गया हूँ या आई हूँ या साउथ से आई हूँ कहीं से। तो 3-3 दिन सेट पे रुक जाते हैं आकर। तो फैन मोमेंट्स ऐसे बन जाते हैं जो आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मतलब वी आर जस्ट वर्किंग, हम सिर्फ आते हैं, अपना काम करते हैं, जितना ऑनेस्टी के साथ अपनी उलझनों में रहते हैं। बट देयर आर पीपल हु रियली बिलीव इन दैट, उस कहानी में, उन कैरेक्टर्स में, वो दुख मनाते हैं उस बात का। अगर उसको चोट लगी है तो वो लोग रोते हैं, इसकी शादी है तो वो लोग खुश होते हैं। और वो केक्स भेजना बर्थडे पर, जूते भेज देना कभी कभी कि हमने इंटरव्यू में सुना था आपको ये पसंद है तो भेज दिया। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दे कलेक्ट मनी एंड सेंड ऑल दिस स्टफ। तो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। फिर मैं अपना बचपन याद करता हूँ कि हाँ यार, मैं भी सोचता था कि करेक्ट, ये हीरो मुझे पसंद है यार, एक बार मुझे मिलने को मिल जाए या फिर कभी हाथ मिलाने को मिल जाए तो उनको भी वैसे ही लगता होगा। तो तब रियलाइज़ होता है कि यार दिस मीन्स समथिंग, सो वन शुड रिस्पेक्ट दिस वर्क इवन मोर बिकॉज दिस इज इम्पैक्टिंग लाइव्स। इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अपना कोई फैन मूवमेंट बताओ, जैसे आपने बोला ना कि मैं भी उसको देखता था, एक बार मिल जाए बात करने को, अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? सबसे बड़ा जो मुझे हमेशा याद रहता है वो जब मैं जॉन इब्राहिम से मिला था। तो मैं मतलब बहुत पसंद है बचपन से। एंड राइट नाउ आई रियली लव द वे ही हैज शेप्ड अप हिज करियर, और जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं वो फिल्में, जिस तरह की फिल्में बनाते हैं। एंड वन मैन आर्मी, मतलब कोई लॉबिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दुनिया हाँ। बनाई है अपनी एक अलग से। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। तो उस वक्त इतना नहीं पता था, उस वक्त तो खाली जॉन इब्राहिम मतलब बाइक्स और वो सब चीज़ें, धूम वाला वो, हाँ, इमेज, करेक्ट। सो आई रियली वांटेड टू मीट हिम। बॉम्बे आए हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था। तो कोई मेरा दोस्त उनका इंटरव्यू ले रहा था किसी फिल्म के लिए। तो उसने मुझे बुलाया, भाई मैं जॉन का इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो तू आ जा, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ बुलाने का। सो आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट एट दैट टाइम। मैंने ऑफिस में बोला यार बहुत इमरजेंसी है, 1 घंटे के लिए जाता हूँ, वापस आता हूँ। महबूब स्टूडियो गया। सो आई न्यू हिज कार। वो पिक्चर्स आती रहती ना मीडिया में, मैं कहा शिट यार ये तो यहीं पे है। तो मैं नीचे बैठ के मैंने वेट किया बहुत देर तक इंटरव्यू खत्म होने का। फिर वो नीचे आए, उनकी वैनिटी के बाहर आए, बैठे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, आंखों के सामने से अंधेरा सा हो गया था। वो ऐसे बिल्कुल स्टैचू हो गया था मैं। सो ही मेट मी, हैंडशेक हुआ, ऐसे गले वाले मेरे सब, ही विश्ड मी लक। सो दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। और उससे पहले मैं कभी किसी के लिए ऐसे एफर्ट नहीं लगाया लाइफ में कि यार उससे मिलने के लिए एफर्ट लगाऊं। और वो एक प्योर लव था बचपन वाला जो होता है। तो वो हुआ तो
दैट इम्पैक्ट इज स्टिल देयर विद मी कि यार वो फर्स्ट टाइम ही होता है. सो दैट वाज फन. करेक्ट. आपने बोला ना फैंस इंटरव्यू से भी चीज़ें निकालते हैं, तो फैंस के लिए एक सवाल है कि जब शूट वगैरह नहीं कर रहे होते हो, है ना, जब खाली होते हो, तब क्या करना पसंद है? खाली फिटनेस मैं के अभी तक अलावा, है ना? हाँ. खाली जो जब मैं सही मायने में बिल्कुल खाली रहा हूँ कोविड के टाइम पर रहा हूँ कि हम सभी लोग कि यार अब जो हम करेंगे वो बताएगा कि हम क्या हैं, क्योंकि बाकी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं. किसी से मिल लिए, कोई वर्कशॉप कर ली, वर्कआउट्स कर लिया, घूमने चले गए, कुछ भी कर लिया, टीवी देख लिया, कोई फिल्म देख ली, जो भी आप कर सकते हो. कोविड का टाइम ऐसा था कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे सब में से सिवाय टीवी देखने के या घर पे कुछ जुगाड़ू वर्कआउट करने के. वो 2 साल 3 साल मैंने इतना एक्सप्लोर किया अपने आप को अंदर से कि अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत उतनी लगती नहीं है. अभी भी जब मैं अगर मान लीजिए अभी महीने भर 2 महीने शूट नहीं है मेरा, तो मैं कहीं बाहर दिखूंगा नहीं आपको. मुझे बहुत मज़ा आता है अपने साथ रहने में. बहुत मज़ा आता है. मतलब इतना कुछ है सोचने के लिए, इतना कुछ है देखने के लिए और उसके बारे में सोचने के लिए कि बाहर लगता है कि सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है. तो अंदर बहुत कुछ है, अंदर और ऊपर बहुत कुछ है. तो उस कनेक्शन को बनाने में आप अपनी लाइफ निकाल सकते हो, या तो फिर बाहर भागते रहो उधर से उधर कनेक्शन बनाने में. ये वाला मुझे बेटर लगा कोविड के बाद से स्पेशली कि यार अपने अंदर जो कनेक्शन बनाना है ना, उसमें मैं लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी, बजाय बाहर जाके हाँ ही करने में. खुद को गूगल करते हो या प्रोजेक्ट्स जो भी है जैसे? बहुत करता हूँ. अच्छा, क्या क्या सिर्फ नाम लिख के नाम डालता हूँ या आगे पीछे और 3-4 चीजें जोड़ते हो? सिर्फ नाम डालता हूँ. हाँ, क्योंकि गूगल पे किसी का भी नाम बोलो फिर ऑप्शंस आते हैं ना, नेटवर्थ, फर्स्ट फिल्म, कार, होम. नहीं, मैं सिर्फ नाम डालता हूँ. कभी कभी भूल जाता हूँ तो 2-3 हफ्ते में एक बार डालता हूँ कि ओह शिट यार एक बार चेक कर लेता हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए. कभी कभी बहुत लो फील होता है जब काम नहीं चल रहा होता या फिर पसंद का काम नहीं आ रहा होता या फिर काम का वेट कर रहे होते हो कि यार शूट किए हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कब बाहर आएगा, ऑडिशन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है. एंड देन देयर कम्स अ डे व्हेन यू फील वेरी लो कि यार चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, इतना कुछ कर लिया, इतने साल हो गए, वो कब होगा जो मैं चाहता हूँ. और वो कभी होता ही नहीं जो आप चाहते हो. वो तो रहा ही है, यही तो चाहता था मैं जो अभी चल रहा है. मतलब जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, यही सपना था एक टाइम पे. आगे और सपने भी हैं, उनके चक्कर में इनको कैसे जाने दूं अभी. करेक्ट. तो वहाँ फंस जाते हैं हम लोग. तो खुशी वो कभी हो ही नहीं पाती पूरी. तो ये भी तो एक सपना था ना कि यार पहले तो बॉम्बे पहुंचना एक सपना था, फिर यार कोई एक सीन करा दे वो भी एक सपना था, एक शो लीड में मिल जाए वो भी सपना था, टीवी कर लिया यार, ओटीटी में घुसना है वो भी एक सपना था, फिल्म भी सब, मतलब सब थे ना ये. तो उस प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं करते फिर हम इस चक्कर में, क्योंकि आप बाहर निकलोगे जब भी घर से आपको किसी ना किसी के मुकाबले छोटा बता दिया जाएगा. ये होता ही है, मतलब नॉर्मली इट्स इन द सोसाइटी, इंडस्ट्री की बात नहीं है. अच्छा अरे वो तो वो कर रहा है यार, आप सडनली उसमें आ जाते हो कि शिट यार मैं तो बहुत कम किया है अभी, तो कहीं भी नहीं पहुंचा हूँ, बहुत कुछ करना है. एम्बिशियस हमेशा रहना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, बट प्रोसेस को मैं तो अकेले में एंजॉय कर पाता हूँ. कुल को कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया मैंने. प्री और पोस्ट दोनों चीजें बताइए. प्री में जब ऑडिशन क्रैक हुआ पहले तो लगा कि ठीक है, मतलब पता नहीं वेब सीरीज है नहीं है, कुछ पता ही नहीं था कि जियो का शो क्या ब्रीफ मिला था? जैसे जब किसी भी शो के लिए ऑडिशन देते हो, कितना और क्या ब्रीफ मिलता है? कुल का एग्जांपल देके समझाइए. तो हर किसी का तरीका अलग है बताने का. जैसे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो कुछ बताते ही नहीं है, कि सिर्फ स्क्रिप्ट आती है, कैरेक्टर ब्रीफ आएगा एंड दैट्स इट, नथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो एक एक चीज़ बताते हैं, एक घंटा कॉल पर रह के मीटिंग करके किसका प्रोजेक्ट है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है. तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि डायरेक्टर कौन है तो आपको शो का स्टाइल समझ में आ जाएगा कि यार उन्होंने ये सब बनाया तो इस तरह का है, तो उसमें परफॉर्मेंस नोट ये होगा कि उन डायरेक्टर की फिल्म में और शोज इस पिच पे होते हैं, तो मुझे पता है ऑडिशन मुझे इसी पिच पे देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर शोजित सरकार सर की फिल्म है तो मुझे उनकी फिल्मों का रेफरेंस लेना होगा, पेस पता है, हाँ. पकड़नी होगी. अगर मैं वहां पे जाके अनुराग कश्यप स्टाइल पकड़ोगे, हाँ, कर दूंगा तो वो नहीं अलग जमेगा. हाँ. तो वो फायदा मिलता है जब आपको पूरी डिटेल पता हो प्रोजेक्ट के बारे में ऑडिशन देते हुए. तो कुल में मुझे इतना पता था कि जियो का शो है और मैंने किसी और कैरेक्टर के लिए दिया था.
कौन सा? उस वक्त कुछ और नाम था, वो कैरेक्टर शो में भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि Okay. वो किसी और स्क्रिप्ट का पार्ट था हाँ। जो एज एन ऑडिशन उन्होंने बुलाया होगा कि अच्छा, समझा। टेस्ट कर लेते हाँ, हैं हाँ, उसको, हाँ, हाँ। हाउ इज ही एज एन एक्टर। हम्म, तो मैं लॉक हुआ और किसी और कैरेक्टर के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए। तो फिर मेरे पास बाद में कॉल आया एक हफ्ते बाद, भाई उसमें आपका नहीं हुआ है एंड द प्रोड्यूसर्स वांट यू टू डू दिस कॉप रोल भगवान। तो फिर मैंने पूछा आप मुझे बता तो दो शो क्या है, कैरेक्टर क्या है, तब जाके डिस्कशंस हुए। आई वाज हैप्पी क्योंकि मैंने चक्रव्यूह के टाइम से बहुत मैनिफेस्ट किया था कि मुझे वापस से एक कॉप रोल करना है, क्योंकि वो अंदर कमी रह गई थी। वो शो ख़त्म हो गया ना, तो मुझे उसमें इतना सब कुछ फर्स्ट टाइम किया कि अभी भी मैं कभी कभी चक्रव्यूह देखता हूँ, उठा के सर पकड़ के बैठ जाता हूँ ऐसे। तो वो जो कमियां लगती है ना, हाँ। लगता है एक बार और मौका मिल जाए ऐसा कुछ करने के लिए। तो भगवान मेरे लिए वो था कि यस, एक ओटीटी पे पसंद का कैरेक्टर जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, फाइनली गॉट इट। मैंने भर के निचोड़ा इसमें जितना मेरे बस की है। मैं खुश हूँ अपने आप से, परफॉर्मेंस को लेकर नहीं पर दिल से। लुक को लेके कितने इनपुट थे? जो जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो फर्स्ट था या और भी पहले ट्राई किए ये? नहीं, हाँ। वो फर्स्ट ही था। हाँ। ऑडिशन में तो मेरा यही नॉर्मल लुक था। मूछे मैंने रखी थी किसी और ऑडिशन के लिए, ओके। किसी और कैरेक्टर के लिए। हाँ। और उस दिन मैंने फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाली थी ऐसे ही कि मुझे रख ली एक्सपेरिमेंट के लिए। तो डायरेक्टर साहिर सर को वो पिक्चर कहीं से पहुंची, तो भाई तू ये रखने वाला है शो में। ओह। मैंने कहा, ठीक है सर, डन। मुझे भी अच्छा लगा कि उनको पसंद आई, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था खाली। सो दैट्स हाउ वी डिड इट। तो उन्होंने बोला मैंने रख ली। और जिस प्रोजेक्ट के लिए मूछें रखने उसमें वाले मुझे थे नहीं रखी, वो उसके बारे में भी बताऊंगा। फिल्म है एक, तो उसमें क्लीन शेवन 120 बहादुर। उसी के लिए मैंने मुझे रखी थी ऑडिशन के लिए। हाँ। तो उस फिल्म में ऑडिशन नहीं है, हाँ। वो मुझे नहीं है। हाँ। तो ऐसे हुआ। उसके बारे में कुछ बात करने की इजाजत है अभी? 120 बहादुर हाँ, जितना बाहर है उतना। क्या क्या बाहर है? कि फिल्म रिजांगला के युद्ध पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ट्रू शैतान सिंह, स्टोरीज। correct। शैतान सिंह की कहानी है। 120 हमारे जवान थे जो रिजांगला में लड़े थे चाइनीज सोल्जर्स से, और कैसे उनको रोका था। अगर ये बैटल नहीं होती तो पूरा लद्दाख का चाइना के पास होता। सिर्फ इतने से एरिया में उनकी एंट्री थी, उस एंट्री को कैसे रोक के रखा उन्होंने पूरी रात तक, और कैसे सब शहीद हो गए थे और उन सब से लड़ते लड़ते। बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी और हार्ट रेंचिंग कहानी है, और बहुत स्पेशल फिल्म है। रिलीज इस साल के आखिर तक। नवंबर बोल रहे हैं। फरहान के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? मैजिकल, बहुत ही मैजिकल इंसान है वो, एज एन एक्टर भी, एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी। एक कंप्लीट आपको एक अच्छा, एक कंप्लीट सुंदर पैकेज मिलता है ना इंसान का, वो वैसे है कि गेट टू लर्न सो मच जस्ट बाय बीइंग अराउंड हिम। उनकी बातें सुनने में, उनका काम करने का तरीका देखने में, क्रिएटिव इनपुट्स उनके देखने में। क्लासिक्स दिए उन्होंने एक्टिंग में भी और डायरेक्शन में भी। और मतलब, और क्योंकि हमारा मोस्टली नाइट शूट होता था ना, तो वो डीप बातें होती थी रात को 2-3-4 बजे वाली। तो वो बहुत ही अच्छा क्या टाइम था। तो बहुत अंदर अंदर की बातें होती थी, दिल के अंदर की बातें। हाँ। मैं तो हमेशा याद करूँगा उस टाइम को, बहुत अच्छा टाइम था। आप मिमिक करते हो लोगों को? नहीं, नहीं, कभी ट्राई किया? पता नहीं, लाइक जितना मेरे आपसे भी इंटरेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है जैसे ऑब्जर्व करते हो ना लोगों को, शायद वो मिमिक या लोगों को इमिटेट करना है जैसे हैं वो एक्सप्रेस करना शायद बहुत इजी हो जाएगा। मैंने कभी मस्ती मजाक में दोस्तों में कभी किया होगा तो किया होगा, पर वैसे अगर बोलोगे ना कर दो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कि बात बोलते बोलते निकल जाए तो निकल जाए, वैसा होता है कि हाँ। पर ये आप सही बोल रहे हैं कि होता है, मतलब वो नेचुरली हो जाता है मुझसे कि ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइए, इतने सालों के बाद, इतने करीब 1 दशक का करियर, एक सबसे बड़ी सीख क्या मिली प्रोफेशनली, और दूसरा कोई एक ऐसा किरदार है जहन में जो निभाने की बहुत इच्छा है कि मेरे को कुछ ऐसा प्ले करना है? रंग दे बसंती मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, और मैं उस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर करना चाहता हूँ, कोई भी। और बाकी तो मुझे बैटमैन बहुत पसंद है एज कैरेक्टर, तो वो अंदर अंदर चलता है मेरे। खैर वो इंडिया में पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बाहर की चीज़ है वो। बट हाँ, इंडिया में एक फिल्म हमेशा मुझसे कोई पूछेगा तो मैं रंग दे बसंती बोलूँगा। आई वांट टू डू समथिंग लाइक इट। काश दोबारा ऐसी कोई फिल्म बने, काश उसमें काम करने का मौका मिले। रंग दे बसंती। सीख एक मिली है कि इन द एंड इट विल जस्ट बी यू एंड योर फैमिली। तो उसको जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट हो जाएंगी लाइफ में,
कि अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, परिवार को हमेशा प्रायोरिटी रखो, बाकी सबसे प्यार से रहो, बस उतना बहुत, सबसे प्यार से रहो उतना बहुत है। कुछ उम्मीद मत रखो किसी से भी, और अपनी तरफ से पूरा दो जितना हो सकता है। रिटर्न जब एक्सपेक्ट करते हैं तो दुखी रहते हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से भी। पेड़ की तरह बन जाओ, और उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको, मैं हमेशा से ऐसे था, तो लेकिन मुझे उस बात को लेकर ऐसा फील करा जाता था कि यू शुड नॉट बी लाइक दिस, मतलब इट शुड ऑलवेज बी गिव एंड टेक। तू ये कर रहा है तो तुझे क्या मिल रहा है इसके बदले? तो फिर आप खुद को डाउट करते हो कि हाँ यार, सब मेरा यूज़ कर रहे हैं क्या, या फिर मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए था क्या? तो उसमें क्या होता है कि फिर आपके काम की सच्चाई मर जाती है। आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया ना कि यार, इसी प्रोडक्शन हाउस ने उस एक्टर को 7 स्टार होटल में रोका था और तुझे 3 स्टार में रोक रहे हैं, तो आप सेट पे अलग एनर्जी लेके जाओगे। आप इस तरीके से जाओगे, भाई मुझे आप खाट पे सुला दो, मैं अपना काम अच्छे से करना है, अच्छे से करके जाऊँगा, तो काम अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख अपने आप को दे ली है मैंने, पता नहीं सही है क्या। बहुत सही है। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, इट्स मोर लाइक बोलते हैं ना, काम के साथ ही साथ जो लाइफ टॉक्स होती हैं, वैसा इंटरव्यू था। सो थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच भाई। हाय, माय नेम इज अंकित सिवाज, यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया।